नमस्कार दोस्तों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 5 अगस्त, बहुत सारे अपडेट्स हैं और कुछ अपडेट्स तो डेवलपमेंट को लेकर है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन से संबंधित है और कुछ एक दो टेस्टिंग चल रही है उसके बारे में बताया गया है। तो ऐसे कुछ 4-5 अपडेट्स हैं। उसमें से मुख्य रूप से जो अपडेट मैंने अभी डिकोड किया है या जिसको मैं समझ पाया हूँ उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा आज, और फिर आगे और भी स्टडी करूँगा तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कुछ और अपडेट्स के बारे में। लेकिन जो मुख्य रूप से अपडेट आज जो समझना है वो मैं आज कवर करूँगा और उसके बाद फिर एज यूजुअल बाज़ार की बातें करेंगे, मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस क्या है मेरी, उसको देखेंगे हम लोग और फिर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों का अपना निर्णय होना चाहिए। बट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज का जो मुख्य अपडेट है उस अपडेट से मतलब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो बहुत कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेक्निकलिटी में अगर बहुत ज़्यादा जाएंगे तो उसके लिए एक्सपर्ट होना बहुत आवश्यक है। बट उद्देश्य मेरा ये है कि आप लोगों को सिंपल शब्दों में समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं अभी बैकएंड पे और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है भविष्य में। तो उस चीज़ को मैं आसान शब्दों में बताऊंगा, जहाँ तक मुझे समझ में आया है मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको। बट कभी भी आप लोग भी, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या बहुत सारे सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के, उन सभी इन्फॉर्मेशन पर रिएक्ट तुरंत मत कीजिए। आप उसको समझिए और समय दीजिए उस चीज़ के ऊपर, उसके बाद अपना निर्णय लीजिए कि किस तरीके का आपका एपेटाइट है, क्योंकि हर जगह पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है हर लोगों के लिए। बहुत सारे प्रोडक्ट अभी आने वाले हैं बट हर जगह आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे, संभव नहीं है। बट जिन लोगों को समझ आता है, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं उनको, जब वो एक्सप्लोर कर लेते हैं और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं तब पार्टिसिपेट कीजिए तो ज़्यादा सेंस बनता है, अदरवाइज फिर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज के अपडेट को। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से और चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी बाजार से संबंधित जानकारी देता हूँ। मेरे इस जानकारी को कोई वित्तीय सलाह नहीं माने प्लीज़, क्योंकि कभी भी किसी भी एसेट क्लास में आप निवेश करें तो अपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट को देखें और अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या जो समझदार व्यक्ति उस इंडस्ट्री का है उससे संपर्क कीजिए और उससे बात करने के बाद अपना निर्णय लीजिए, है ना। तो अब चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कि अपडेट्स क्या क्या हैं। तो अपडेट में अनुबिस लैब वाले हैंडल पे मैंने 2 अपडेट देखा है, जिसमें कि एक तो ये बताया है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रेटिंग फ्रॉम थ्री रिज एक प्लेटफॉर्म है, बताऊंगा, अ की बैरोमीटर ऑफ सेंटीमेंट इन कोरियाज क्रिप्टो मार्केट। तो ये जो थ्री रिज वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको कोरियाई सेंटीमेंट क्या है, कोरिया में लोगों का क्या है सेंटीमेंट आपके प्रोजेक्ट को लेकर, उसके बारे में बताया गया है। ये बेसिकली एक वेब 3 ऑनबोर्डिंग और कम्युनिटी एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है। तो इससे पता चलता है कि कोरिया में किस तरीके से कौन सा प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहा है और वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या सेंटीमेंट्स है आपके प्रोजेक्ट को लेकर, तो उसके चार्ट को दर्शाता है, उसमें रैंकिंग जो होती है वो बताता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि इसमें शायद आपका प्रोजेक्ट और आपके प्रोजेक्ट पे जो भी आपके ब्लॉकचेन पर नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी स्थिति, डैप ओएस क्या रेटिंग है और क्या रैंकिंग है, इसके बारे में बताया, इसको कवर करेंगे हम लोग। और एक है इंक्यूबेशन अपडेट। मतलब इंक्यूबेशन का मतलब मैं बार बार बताता हूँ, इंक्यूबेशन का मतलब होता है डेवलप करना, किसी भी चीज़ को का विकास करना। तो इंक्यूबेशन का अपडेट आया है वेस्ट को लेकर, तो इसको भी कवर करेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे। और उसके बाद मैंने अनुबिस के जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर भी देखा था, यही सेम अपडेट है आपको, जिसके बारे में बताया गया है ये कोरिया कम्युनिटी का जो लिस्टिंग है, जो रेटिंग है हमारे कुछ एप्लीकेशंस का, उसके बारे में डैप ओएस के बारे में बताया है, इसको कवर कर लेंगे। और एक दो घोषणा है जो कि हब वाले चैनल पे आया है इस पे, तो इसमें हम कवर करेंगे, इसमें भी वो अपडेट है। तो इसका मतलब ये अपडेट संभव कहीं ना कहीं मुझे ठीक लग रहा है, सही लग रहा है। और एक पियर्सिंग थ्रू द फॉग ऑफ मार्केट साइकिल, ये मार्केट साइकिल के बारे में बताया है कि किस तरीके से ये थोड़ा मतलब दार्शनिक वाली बातें हैं जो कि बताने की कोशिश कर रहा है अपनी कम्युनिटी को, इसको भी समझेंगे। और एक अपडेट आया है जो कि है द अल्टीमेट क्लोज लूप डिक्लेरेशन, मतलब कुछ मीटिंग हुई है और उसमें कुछ निर्णय हुआ, कुछ एक नए प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है जो कि गेमीफाई से रिलेटेड है, मतलब गेम और फाइनेंस। तो
गेमीफाई इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप लोग गूगल भी करेंगे कि मार्केट कैप क्या है, ग्लोबल गेमिंग मार्केट का साइज़ क्या है, तो आपको लगेगा कि 2026 में लगभग 21 बिलियन से बड़ा मार्केट है ये, 20 बिलियन। तो आप गूगल करना, देखना कि गेमीफाई इंडस्ट्री है वो कितना बड़ा साइज़ है उसका। तो उसमें भी शायद हमारे प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ काम हो रहा है। डिकोड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से उससे फ़ायदा होगा आपके इकोसिस्टम को। और उसके बाद एक अपडेट है जहाँ पे कि एंकर टू द फाइनल डेस्टिनेशन फेथ इटर्नल फेज में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बताया गया है। इसको करेंगे कवर। हालांकि इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट अगर आज नहीं हो पाता है तो इसको मैं कल कवर करूँगा। बट ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैं ज़रूर कवर करूँगा जिसमें कि एक अनाउंसमेंट है कि एडजस्टमेंट ऑफ GLGNS एयर ड्रॉप रिवार्ड रूल्स। तो जो GLGNS का रिवार्ड मिल रहा था 360 डेज़ में जब पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उसको चेंज कर दिया गया है, ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया है। अब वहाँ से वो रिवार्ड हटा के जेनेसिस 360 में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ लाया गया है। समझेंगे इसको भी। तो इतने सारे अपडेट्स हैं, इनमें से जिन चीज़ों को हम समझ पाएंगे उसको क्लियरली समझेंगे, जिन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे उसको फिर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए विश्लेषण पर चलते हैं और हम लोग बात करते हैं। पहला जो अपडेट था वेस्ट को लेकर, और एक दो अपडेट आया है डेवलपमेंट को, उसके लेकर बात करते हैं। गेमीफाई प्रोजेक्ट आ गया, ये सारा विश्लेषण कर लिया है मैंने। फर्स्ट अपडेट, 1 सेकेंड, ये है, सॉरी आप लोगों का टाइम ले रहा हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं ये अपडेट मैं आप लोगों को क्लियर देना चाहूँगा। 3 अगस्त का है और ये भी 3 अगस्त का है। हाँ, गेमीफाई तो आ गया और इसके बाद यहाँ से ये अपडेट है। ठीक है, डैप ओएस को कोरिया के अनुबिस चेन के AGI रणनीतिक साझेदार, जो AGI का अपना अनुबिस चेन का AGI जो रणनीतिक साझेदारी हुई है डैप ओएस के साथ, उसको कोरिया का थ्री रिज प्लेटफॉर्म है। अब थ्री रिज प्लेटफॉर्म को भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसका भी लिंक है। थ्री रिज प्लेटफॉर्म को आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं अगर आप चाहो तो करके देखो, मैंने करके देखा है वैसे। उस पर उच्च लोकप्रियता रैंकिंग प्राप्त हुई है। तो उस प्लेटफॉर्म पे अगर कोरियाई टीम के द्वारा आपको डैप ओएस को अगर अच्छी रेटिंग मिली है तो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकचेन पर ये रन करने वाला प्रोजेक्ट है, तो आपके ब्लॉकचेन पर ट्रैफिक आ जाएगा इससे। इसको समझाया गया है कि दक्षिण कोरिया के क्रिप्टो समुदाय की रुचि, जो माइंड शेयर है, जो क्रिप्टो समुदाय की रुचि है, उसको ट्रैक करने वाला प्लेटफॉर्म है थ्री रिज प्लेटफॉर्म। ये क्लियर हो गया थ्री रिज प्लेटफॉर्म क्या है। उसकी नवीनतम रेटिंग, वो रेटिंग वगैरह भी प्रोवाइड करता है, तो उसकी नवीनतम रेटिंग के अनुसार डैप ओएस वर्तमान में आगामी टोकन लिस्टिंग प्रोजेक्ट में लोकप्रियता के आधार पर प्रथम स्थान पर है। तो अब बहुत बड़ी बात है ये कि डैप ओएस अगर रेटिंग में नंबर 1 पे आ जाता है तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही मार्केट पर। साथ ही पूरे क्रिप्टो बाजार के सभी प्रोजेक्ट में और पूरे क्रिप्टो बाजार में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके हिसाब से दूसरे स्थान पर बताया गया है। तो टोकन लिस्टिंग प्रोजेक्ट जो हुई है उसमें नंबर 1 पे है, और पूरा बाजार देखते हैं तो उसमें नंबर 2 पे बताया गया है। तो इसका मतलब कोरियन कम्युनिटी कहीं ना कहीं बहुत सीरियसली ले रही है आपके प्रोजेक्ट को। और घोषणा के अनुसार डैप ओएस को अनुबिस चेन का AGI जनरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का एक रणनीतिक साझेदार बताया गया है। तो जब आपका ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है डैप ओएस, और डैप ओएस की रेटिंग कोरिया में जो प्लेटफॉर्म है थ्री रिज उस पर नंबर 1 और नंबर 2 है, तो इसका मतलब ये तो निश्चित रूप से है कि कोरिया में जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है आपके पूरे इकोसिस्टम को लेकर। तो इसका लाभ मिलेगा हम लोगों को, तो एक सपोर्ट मिल जाता है आपको कोरियाई टीम से। और हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट करती है कोरिया की टीम और चाइना की टीम। इनफैक्ट इंडिया में भी लोग ट्रस्ट करते हैं, बट ज़्यादातर लोग स्पेकुलेशन के हिसाब से होते हैं, पूरे ग्लोबल मार्केट के भी हिसाब से देखें। बट उन लोगों का विज़न क्लियर है, शायद इस वजह से ये रेटिंग उनकी 1-2 के स्थान पे आ रही है आपके डैप ओएस की। पोस्ट में यह भी बताया गया है कि डॉस अगस्त की 2026 के दौरान वैश्विक स्तर पर लिस्टिंग की योजना है। डॉस टोकन के रूप में लिस्टिंग हो जाएगी, ये अभी अगस्त में ही हो जाएगी।
हालांकि किन एक्सचेंजों पर और किस तारीख की लिस्टिंग होगी इसका अभी कोई डिटेल नहीं दिया गया है, बट प्लानिंग ये है कि 2026 में, मतलब इसी महीने में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। थ्री रिच की रैंकिंग समुदाय की लोकप्रियता को दर्शाती है कि यह प्रोजेक्ट की गुणवत्ता, सफलता या भविष्य के मूल्य प्रदर्शन की गारंटी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है ना कि गारंटी नहीं होती है। लोकप्रियता का मतलब ये नहीं कि गारंटी कर दिया कि बहुत बढ़िया हो जाएगा, बट हाँ ये तो ज़रूर दिखाता है, क्योंकि अगर कोरिया में लोग हैं और वो लोग देखिए क्रिप्टो से संबंधित अगर जानकारी की बात करें तो निश्चित रूप से उन लोगों को थोड़ी बेहतर जानकारी है, खास करके इंडियन कम्युनिटी से। तो जब उन लोगों की जानकारी है और उन लोगों को लगता है कि ये प्रोजेक्ट, ये जो अपना डैप ओएस इस तरीके का प्लेटफॉर्म ये ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया उन लोगों ने, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का जो फंडामेंटल है उसको उन्होंने स्टडी किया होगा, तभी तो उन लोगों ने इस चीज़ की बात सोची होगी और ये रेटिंग इसकी नंबर 1 और 2 पे आई है। सो ये बढ़िया चीज़ है जिसके कारण कि आपके इकोसिस्टम को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरे अपडेट की ओर चलते हैं जिसमें कि बताया गया है वेस्ट इंक्यूबेशन अपडेट। तो वेस्ट का इंक्यूबेशन हुआ है आपके ब्लॉकचेन पे। इंक्यूबेशन का मतलब मैंने बताया डेवलप किया गया, विकसित किया गया है। तो O2 एल्गोरिथमिक एडेप्टिव बैलेंस मिंटिंग प्रोटोकॉल अंतिम परीक्षण चरण में। तो जो मिंटिंग का प्रोटोकॉल है वेस्ट का, उसका लास्ट मतलब फेज में चल रहा है ये, उसका जो अंतिम परीक्षण हो रहा है, परीक्षण का अंतिम चरण हो गया है, मतलब टेस्टिंग उसकी लास्ट होने वाली है। तो इससे क्या होने वाला है, वेस्ट ने घोषणा की है कि उसका एल्गोरिथमिक एडेप्टिव बैलेंस मिंटिंग प्रोटोकॉल अब अंतिम अनुकूलन, ऑप्टिमाइजेशन और परीक्षण चरण में पहुंचे। तो ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, तो ये भी अब क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। जैसे ही टेस्टिंग कंप्लीट होती है तो फिर उसके बाद में वो यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाता है उसके इस्तेमाल के लिए। कंसेंसस पूल, घोषणा के अनुसार इस मॉडल में कुछ विशेषताएं शामिल है। क्या क्या विशेषताएं शामिल है भाई? तो कंसेंसस पूल, एक पूल बनेगा जो सर्वसम्मति से बनाया जाएगा। एक समर्पित पूल होगा जिसका उद्देश्य इकोसिस्टम के भीतर निर्धारित नियमों के अनुसार जो एसेट्स हैं उनके भागीदारी का प्रबंधन करना है। टोकन का बायबैक और बर्न का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस मॉडल में टोकन की बायबैक और बर्न जैसी व्यवस्थाएं प्रस्तावित हैं, मतलब ये प्रपोज्ड हैं जो कि इम्प्लीमेंट होगा। सामान्यतः ऐसे तंत्र का उद्देश्य परिसंचारी जो सर्कुलेटिंग टोकन है उसकी आपूर्ति को प्रभावित करना होता है, मतलब उसका डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव प्रोटोकॉल के अंतिम नियमों और बाजार की परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा। तो मैकेनिज्म रहेगा, बट ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल तो जो भी प्राइस होता है किसी भी टोकन का, वो तो निर्णय जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी पे ही होता है, या बाजार में जिस तरीके की स्ट्रेटजी लोगों का होता है और सेंटिमेंट्स होता है उसके अनुसार, उसकी परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। बट मैकेनिज्म ये बनाया गया है कि उसको आप किस तरीके से सर्कुलेटिंग सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। एडेप्टिव मार्केट बैलेंसिंग मैकेनिज्म, इसको समझते हैं क्या है ये? बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने वाले एल्गोरिथमिक संतुलन, जो एडेप्टिव बैलेंसिंग होती है वो तंत्र है एक तरीके से। इसका उद्देश्य होता है कि प्रोटोकॉल के डिजाइन के अनुसार, जो प्रोटोकॉल में डिजाइनिंग की गई है उसके अनुसार बाजार का जो गतिशीलता, उसको मार्केट डायनामिक्स कहते हैं, उसको संतुलन करने का प्रयास किया जाता है। आप लोगों में देखा होगा ना कि हम लोगों का जो पॉलीगॉन पे प्राइस है और जो अनुबिस पे प्राइस है उसमें डिफरेंस होने के कारण जो सेल टैक्स लगाया गया है, तो वो भी एक स्ट्रेटजी के थ्रू ही लगाया गया है। उससे क्या होता है कि आपके कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करता है इकोसिस्टम। तो ये सारे मैकेनिज्म हैं जिसको कि समझने की आवश्यकता है। पर मतलब क्या होता है इसका? तो ये बताता है कि अपना वेस्ट जो है अपनी एल्गोरिथमिक आर्थिक प्रणाली उसका जो होगा उसके विकास के अंतिम चरण में आ गया है। कंसेंसस आधारित आर्थिक मॉडल बनेगा, टोकन बायबैक बर्न पे काम करेगा, एल्गोरिथमिक मार्केट बैलेंसिंग की सुविधाओं से लॉन्च किया जाएगा। तो वेस्ट में जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे उन लोगों के लिए ये डेवलपमेंट समझ में आएगी कि हाँ, वेस्ट में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है और ये सारी चीज़ें आपके ब्लॉकचेन पर चलेंगी, तो कहीं ना कहीं लाभान्वित आप होंगे, बैक में पीछे आप फ़ायदा होगा आपको। जितने ट्रांजेक्शन्स होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, लाखों प्रोजेक्ट आएंगे, विश्वास मानिए। अगर आप देखते होंगे, डेक्स टूल यूज़ करते होंगे तो, या अलग अलग प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते होंगे, तो एक एक ब्लॉकचेन पे देखेंगे लाखों प्रोजेक्ट लिस्टेड हैं, और उन सारे ब्लॉकचेन से ज़्यादा बेहतर ब्लॉकचेन आपका अनुबिस ब्लॉकचेन हो गया है। तो निश्चित रूप से उम्मीद तो की जा सकती है कि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, और जितने प्रोजेक्ट आएंगे उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे तो गैस फी के रूप में आपकी कमाई होगी, और जो भी आपके इकोसिस्टम के निर्माता हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। चलिए,
एक मैसेज देखते हैं जिसमें कि बताया गया है, ये कुछ कम्युनिटी के लोगों को बताया कि बाजार के उतार चढ़ाव से आगे ओरिजिन का संदेश क्या है, दीर्घकालिक भागीदारी और विश्वास पर जोर दिया गया है। तो ऐसे मैसेज बार बार आते हैं, बट ये बार बार और भी देता रहता है, कुछ कुछ नई चीज़ों का अर्थ बताने की कोशिश करता है कि क्यों हम लोगों को दीर्घकालिक भागीदारी और विश्वास पे जोर देना चाहिए। तो इसको समझते हैं। तो जो इकोसिस्टम में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो धैर्य, सोच और इकोसिस्टम में निरंतर भागीदारी के महत्व पर केंद्रित है, में कहा गया है कि केवल मतलब अल्पकालिक मूल्य जो प्राइस होते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, और इकोसिस्टम की दीर्घकालिक संरचना, मतलब कि आप लोगों को ये जरूर देखना चाहिए। देखिए, प्राइस हम लोग देख रहे हैं कि एलजीएनएस का प्राइस बिल्कुल निचले स्तर पे है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या हम इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है उसको नज़रअंदाज कर दें क्या? तो इन चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और सिर्फ आप प्राइस देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब अच्छा संकेत नहीं है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। हाँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया है कि इकोसिस्टम का फंडामेंटल समझ लिया है और मुख्य रूप से ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है आपका ब्लॉकचेन, आपका पूरा इकोसिस्टम प्रोटोकॉल, और उसमें जो मजबूती है या उसमें जो डेवलपमेंट है, अगर उसको आप देखना शुरू कर देते हैं तो आप प्राइस भूल जाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों को देखकर समझाने की कोशिश। होल्डिंग का अर्थ बताया है कि होल्डिंग का क्या अर्थ है। तो केवल टोकन होल्ड करना पैसिव प्रतीक्षा नहीं माना गया है। दीर्घकालिक स्टेकिंग और इकोसिस्टम में निरंतर भागीदारी को भविष्य की संभावित स्थिति मजबूत करने का माध्यम बताया गया है। सिंपल बात है ना कि अगर आप मजबूती से लंबे समय का विजन अगर आपका है, तभी आपको फायदा मिलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। और खास करके इस क्रम में जो कि विकास का क्रम माना गया है, ये अवेक फेज है। यहाँ पे पहले से डिक्लेयर्ड है कि अवेक फेज में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं है। यहाँ पे तो लोग जो रुक गए वो इटरनल में जाएंगे, और जो लोग यहाँ पे निकलेंगे वो निकल सकते हैं, बिल्कुल निकलेंगे। और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का फेज, और ये पहले से डिक्लेयर्ड है। जो वाइट पेपर है उसमें भी बताया गया है। आप स्टेबल कॉइन ए से संबंधित बहुत सारे मैसेज आने लगेंगे, अब आपको उसकी उपयोगिता के बारे में पता चलेगा। तो ये सब चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तभी तो आपका यूज केस डेवलप होगा। आगे मैसेज में मैं बताऊंगा कि यूज केस के लिए अब काम कर रहा है आपका प्रोटोकॉल, तो यूज केस बना रहा है, और उसमें अगर हमारे पास धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम निकल सकते हैं इकोसिस्टम से। लेकिन अगर आप यूज केस को समझ रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम डेवलप कर रहा है, तो आप संभावित रूप से रुकेंगे। यहाँ पे संदेश में कहा गया है कि बाजार के डर जो फट होता है, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट, और अल्पकालिक उतार चढ़ाव से प्रभावित होने के बजाय प्रतिभागियों को अपने दीर्घकालिक उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। तो आपका पर्पस क्या है? अगर आप इकोसिस्टम में आ रहे हैं इस पर्पस से कि आप आए और 1-2 महीने में आप लाभ कमा लेंगे, तो वो पर्पस आपका गलत है। हाँ, अगर आपका पर्पस ये है कि मुझे एक अपना कॉर्पस डेवलप करना है, वेल्थ बिल्ड करना है, और एक ऐसे टेक्निकल मतलब प्रोटोकॉल के साथ जुड़ के भविष्य का जो कि मतलब रास्ता है, ये भविष्य में आप देखो एआई भी चाहिए आपको, ब्लॉकचेन भी चाहिए आपको, क्रिप्टो भी चाहिए आपको, टेक्नोलॉजी भी चाहिए आप लोगों को। तो ये इन सारी चीज़ों को केंद्रित करके उसके बाद इंटीग्रेट करके बन रहा है ना आपका प्रोटोकॉल। तो ये आपको तुरंत लाभ कैसे दे देगा? और तुरंत लाभ दिया भी है, लेकिन वो फेज अलग था रिक्रूटमेंट का। उस समय आपको मिल रहा था क्योंकि चाहिए थी, भीड़ चाहिए थी इकोसिस्टम को। अब जब भीड़ इकट्ठा हो गई है तो उसमें से वो मतलब फिल्टरेशन भी तो करेगा ना, एलिमिनेट करेगा ना ऐसे लोगों को जो कि आगे के फेज में नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। मुख्य दीर्घकालिक दृष्टिकोण क्या है कि इकोसिस्टम का आर्थिक मॉडल जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और पूर्व आधारित नियमों पर आधारित है। तो ये सारे जो नियम हैं, ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है, ये पूरा से पूर्व निर्धारित है, पहले से ये लिख दिया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। भविष्य में किसी प्रतिभागी की भूमिका या संभावित लाभ उसकी भागीदारी स्टेकिंग और इकोसिस्टम में योगदान पर निर्भर करेंगे। तो आप अगर इस इकोसिस्टम के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, तब जब ये इकोसिस्टम का निर्माण हो जाएगा, आप अपेक्षा कर सकते हैं उस समय कि आप लाभान्वित होंगे। बट आप इकोसिस्टम में निर्माण उसके निर्माण में क्या भागीदारी दी आपने? अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं ये सोच के कि आप आए और 2-4-5 महीने में कुछ प्रॉफिट निकाल के निकल जाएंगे, तो आपने इकोसिस्टम के निर्माण में भागीदारी दी क्या? आप पूछिए अपने आप से।
और अगर आपकी भागीदारी नहीं है तो आपको क्या रिवार्ड देगा ये इकोसिस्टम? कहाँ से देगा? नहीं दे सकता है। इसीलिए अगर आप भागीदार अपने आप को कहते हैं इकोसिस्टम का, तो आपको लंबे समय तक सिस्टम के साथ बने रहना होगा, तब तक जब तक कि इसका निर्माण कंप्लीट नहीं हो जाता है, और तब तक जब तक कि ये अपने इटर्नल फेज में नहीं चला जाता है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अल्पकालिक ट्रेडिंग की तुलना में दीर्घकालिक रणनीति को अधिक महत्व दिया गया है। संदेश में बताया गया है कि अल्पकालिक मूल्य उतार अधिक ध्यान नहीं दें इसके प्राइस पे। ऑन चेन एसेट्स की समीक्षा करें, अपने जो पोर्टफोलियो उसकी समीक्षा करें, कितने टोकन्स आपके बढ़ रहे हैं, किस प्रोडक्ट में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसको मैनेज करने की आवश्यकता है। जहाँ पे कंपाउंड नहीं हो रहा है उस फंड को निकाल के फिर से हम कंपाउंडिंग के वाले प्रोडक्ट में डालें। तो ये सारी समीक्षा करेंगे। जब तक इसको सीखेंगे नहीं तब तक आप पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करेंगे? यदि वो इकोसिस्टम में भाग लेना चाहते हैं तो अपनी समझ और जोखिम क्षमता के अनुसार निर्णय लें। आप उतने ही जो आपकी जो जोखिम की क्षमता है उसी अनुसार से आप आइए इकोसिस्टम में, क्योंकि यहाँ कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज़, अपने लाइफ की गारंटी नहीं है साहब। तो आपकी जो क्षमता है, जो आप ले सकते हैं, आपका जो पोटेंशियल है, जो एपेटाइट है, उसके हिसाब से ही आप आर्थिक क्षमता के अनुसार ही पार्टिसिपेट कीजिए। फंड या अफवाहों के बजाय आधिकारिक जानकारी या ऑन चेन डेटा पर भरोसा करें। तो आधिकारिक जानकारी बहुत सारे माध्यम से मिल सकते हैं आपको, अलग अलग लोग बात करते हैं, बट ऑन चेन डेटा तो देखिए आप, आपका डेटा क्या कह रहा है उसको वेरीफाई करने की आवश्यकता है। जब वो वेरीफाई करने के बाद आप संतुष्ट होते हैं कि इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, तब आप पार्टिसिपेट कीजिए ना। आपको कहाँ पे कह रहा है सिस्टम कि आप बहुत बड़े मतलब वैल्यू के साथ पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपका इकोसिस्टम लंबे समय की बात करता है तो आप छोटे वैल्यू के साथ आके समय दीजिए। या तो आपको फंड इन्वेस्ट करना होगा या तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है, एक एक यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो आर्थिक क्षमता है वो कितनी है, या हमारे पास समय कितना है जो कि हम दे सकते हैं इकोसिस्टम को। तब आप निर्णय लीजिए इसके ऊपर। अब लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत परेशान हो जाते हैं, इस सोच में आ गए, और बहुत सारे लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन भी दिया इकोसिस्टम में। जानकारी के बजाय सारी जानकारी को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक जानकारी दी कि आपका इतना पैसा इतना बन जाएगा, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है लोगों के पास। तो ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही होगी। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि या तो आप अपने पोर्टफोलियो को छोटा कर लीजिए, या फिर आप उन जानकारी को लीजिए। जब तक नहीं आपको कंफर्म हो जाते हैं तब तक आप उसको जानकारी को लीजिए, और अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो बने रहिए, नहीं तो लास्ट रास्ता तो आप जानते ही हैं कि क्या है। इटर्नल स्टेज है। इस संदेश में कई भविष्य संबंधी दावे किए गए हैं। तो ये मैसेज के थ्रू बताया जा रहा है कि इटर्नल स्टेज में जाना है, $100 बिलियन इकोसिस्टम बन रहा है, सोशल क्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपका जो क्लास है, आपके सोसाइटी में जो आपका स्तर है वो पूरी तरीके से बदल सकता है, इतना पोटेंशियल है। ओनली शॉर्टकट टू वेल्थ, मतलब आप लोग देखिए, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं कह भी नहीं सकता हूँ क्योंकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बट हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस प्रोटोकॉल को अच्छी तरीके से समझिए पहले। जब तक इसका फंडामेंटल को हम नहीं समझेंगे ना, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है तो अपने क्षमता के अनुसार पार्टिसिपेट कीजिए। ये प्रचारात्मक, प्रमोशनल और भविष्य संबंधी दावा हैं। ये सारे जो मैसेजेस हैं ना, ये सारे दावे हैं। इसका ये मतलब नहीं है, ये बार बार आपको आगाह भी करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल गारंटी के रूप में ले लीजिए चीज़ों को, तो वो नहीं होता है। आपको अपना खुद का भी रिसर्च करना पड़ेगा, जिस पे कि जोर दिया गया है। तो जो लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, जो कम्युनिटी के लोग, जो एक्सपर्ट्स हैं, वही लोग तो कुछ ना कुछ लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, और अच्छे वैल्यू से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ज़्यादातर लोग, स्टार्टिंग में तो ज़्यादातर लोग, जब रिक्रूटमेंट फेज था तो कैसे लोग आए? आप ये समझिए कि लोग कहते हैं ना कि 25-30 लाख लोगों की वॉलेट्स बने हुए हैं इस प्रोटोकॉल में। आपको क्या लगता है 25-30 लाख लोगों में कितने % लोग होंगे एक्चुअल लोग? मुझे नहीं लगता है कि 10-12% से ज़्यादा, 10-12 लाख लोगों से ज़्यादा लोग होंगे, इंडिविजुअल लोग होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के तो 2-4 वॉलेट्स बने हुए हैं, है ना। तो अगर 2-4-10 लाख लोग भी हैं अगर मान लीजिए, तो उसमें से कितने % लोग होंगे जिनको कि इसके फंडामेंटल को जानते होंगे? नहीं जानते होंगे सर। 2-4-5% लोग ही होंगे जो कि इसको जानते होंगे, क्योंकि वही लाभान्वित होंगे। उससे ज़्यादा लोग 90% लोग लाभान्वित नहीं होंगे। तो या तो हम अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ा लें, या तो हम जानकारी लें इसका, या फिर हम गुरुत्वाकर्षण में दब के निकल जाएं बाहर। आगे चलते हैं। ये मैसेज है जो कि आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि कैसे यूज केस पे काम कर रहा है। ये एक उदाहरण के रूप में देखेंगे इसको।
जब इम्प्लीमेंट होगा तब देखेंगे क्या होता है। बट एक बात बता रहा है कि फन लॉजिनस गेमीफाई, आप लोगों ने जैसे एलजीएनएस को लॉगिनस, कोई लोग लॉन्जिनस कहते हैं, तो फन लॉन्जिनस गेमीफाई बीटा टेस्ट की घोषणा है। तो बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है जो कि FLGNS के नाम से टोकन भी बनेगा ये, और फन लॉन्जिनस का नाम दिया गया है। अब गेमीफाई जो है ये, आप लोग गूगल करके देखना कि गेमीफाई क्या है, ये इंडस्ट्री कितना बड़ा है। ये 20-22 बिलियन से बड़ी मतलब इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इससे संबंधित जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है उसकी बीटा टेस्टिंग होने की स्टार्ट हो गई। मेरे ख्याल से आजकल से स्टार्टिंग 5 दिवसीय बीटा टेस्टिंग शुरू होने जा रहा है। ये लिखा है ना कि अपना प्रारंभिक 5 दिवसीय बीटा टेस्ट शुरू करने जा रहा है, आजकल से शुरू हो जाएगा। तो इस घोषणा में इसे एलजीएनएस टोकन के उपयोग, आ गया ना बात, एलजीएनएस जो टोकन है उसकी यूटिलिटी को बढ़ाएगा। तो जब एलजीएनएस की यूटिलिटी, आज के डेट में एलजीएनएस की यूटिलिटी दिखती नहीं है, अब एलजीएनएस की यूटिलिटी जब दिखेगी तो क्या होगा, इसकी स्कार्सिटी पैदा होगी क्योंकि लोग खरीदेंगे। जब स्कार्सिटी पैदा होगी तो मूल्य स्थिर हो सकता है या बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं यूज केस इसका डेवलप हो रहा है और इकोसिस्टम गतिविधि बढ़ाने वाला एक नया एप्लीकेशन बताया गया है। ये जो फन लॉन्जिनस गेमीफाई जो प्रोजेक्ट बनेगा, ये एक नया एप्लीकेशन बन जाएगा जिसके माध्यम से कि एलजीएनएस की यूटिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट में। क्या है ये, 5 दिनों का प्रारंभिक बीटा टेस्ट आयोजित होगा। यह अनुबिस सिस्टम का पहला, अच्छा वेरी गुड, अनुबिस ब्लॉकचेन का पहला गेमीफाई एप्लीकेशन बताया गया है। तो ये प्रोटोकॉल ने अपना ही एक प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया, ये अपना प्रोजेक्ट होगा इसका उद्देश्य है एलजीएनएस के उपयोग और इकोसिस्टम गतिविधि को बढ़ाना। संचालन का कुछ नियम बताया गया है, बट इन चीज़ों को हम लोग अभी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बट जब ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन का फेज है, बीटा टेस्टिंग है, उसमें बहुत सारी कमियां भी आ सकती हैं, तो उसको ठीक भी किया जाएगा, या फिर कुछ ऑप्टिमाइजेशन होने की भी संभावना रहती है जब टेस्टिंग होती है। तो लेकिन इसमें बताया गया है थोड़ी बहुत चीज़ों को कि भाग लेने के लिए 100 FLGNS की आवश्यकता होगी। 100 FLGNS जो है ये एक टोकन बन जाएगा FLGNS, और घोषणा के अनुसार लगभग 33 LGNS के बराबर बताया गया है। मतलब कि 100 FLGNS 33 LGNS के बराबर होगा, और प्रत्येक मैच में कुल 21 प्रतिभागी होंगे, एक अलायंस लीडर होगा और 20 वॉरियर होंगे। तो ये सब नियम बताया गया है, बट इसका मतलब हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, गेमीफाई है, तो इस गेमीफाई में जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है तो कोई ना कोई तो उपयोग करता है, तभी तो इंडस्ट्री है इतनी बड़ी 20-20 बिलियन की। तो जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो यहाँ पे भी लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, और पार्टिसिपेशन का मुख्य टोकन क्या होगा, LGNS, क्योंकि LGNS से ही आप FLGNS बनाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे गेमीफाई में। तो यहाँ पे आपके LGNS की उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो इनसे संबंधित जो काम अगर हो जाता है, ये मुझे लग रहा है कि ये टेस्टिंग के बाद अगस्त में ही इम्प्लीमेंट कर देगा इसको, तो उसके बाद आपका यूज़ केस, आपके LGNS को तो लोग यूज़ करने लगेंगे, यूज़ के पर्पज़ से, ट्रेडिंग के पर्पज़ से बाद में, लेकिन यूज़ के पर्पज़ से ये लोग जो गेमीफाई में आते हैं वो लोग इस्तेमाल करने लगेंगे। तो इन चीज़ों की इसकी बहुत विस्तृत जानकारी है, इसको ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि क्या आपका इकोसिस्टम LGNS के उपयोग के लिए कुछ कर रहा है। तो हम लोग पहले तो घोषणा में समझ रहे थे कि LGNS से हम लोग A बनाएंगे और A के बाद आगे ANB आएगा अगर, तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बट ये एक दूसरा तरीका भी तो आ रहा है ना कि गेमीफाई के थ्रू भी LGNS की उपयोगिता बढ़ेगी। तो ये सारे अलग अलग प्रोसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके कारण कि आपके LGNS का मांग बढ़ेगा। चलिए इस घोषणा को समझते हैं, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा कि GLGNS एयर ड्रॉप रिवार्ड नियमों में बदलाव आ गया है सॉरी, मतलब क्या है कि अवेक डाओ अनाउंसमेंट कमेटी ने ये बताया है कि अभी GLGNS मिल रहा था ना हम लोगों को, इसको देखते हैं एक बार समझने के बाद कि GLGNS एयर ड्रॉप रिवार्ड हम लोगों को कहाँ पे मिल रहा था। जब हम पार्टिसिपेट कर रहे थे 360 डेज में, जो प्रोडक्ट है तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे, तो उसका लाभ तो आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड तो मिलता ही, यील्ड ज़्यादा मिलता ही था, प्लस आपको NFT लेने में भी सहयोग प्रदान करता है वो, आप टारगेट अगर अचीव कर लेते हैं 10,000 स्टेकिंग का, प्लस आपको वहीं पे GLGNS भी मिल पा रहा था 2 से 4% तक का जब आप पार्टिसिपेट करते थे। तो सिस्टम ने क्या किया, बैलेंस किया। सिस्टम को एक दूसरे प्रोडक्ट को ज़्यादा तेज करना है, उसका लॉजिक है
तो सिस्टम ने क्या किया कि इसको यहाँ पे बंद कर दिया, मतलब जो वैल्यू एडिशन था वहाँ से रिमूव कर दिया 360 डेज से, और उसको दूसरे प्रोडक्ट के साथ अटैच कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि पुराने एयर ड्रॉप जो रिवार्ड था उसमें आपको 5 अगस्त से घोषणा हो गई है, मेरे ख्याल से अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो। तो 360 डेज में 4% मिलता था अगर आप डाई से पार्टिसिपेट करते थे, ये आप लोगों को पता है, और अगर 2% से मिलता था तब आप जब LGNS से पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब क्या है, अब एक नया प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, मतलब आज से शुरू हो जाएगा। अनुबिस चेन जेनेसिस 360 उत्पाद में भाग लेने वाले उपयोगकर्ताओं को, मतलब आप जो आयोलो वाला सेक्शन है आप देखते हैं इसको, वहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि 15,000 टोकन से जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, टोकन नहीं सॉरी डाई से, तो भी आपको NFT मिलता है। तो उस वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा मतलब फोकस कर रहा है इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ से दूसरा लाभ मिलेगा आपके इकोसिस्टम को। तो इसके लिए बताया जा रहा है, इसको देखते हैं एक बार। जब आप अनुबिस ब्लॉकचेन पर आते हैं तो आप ILO सेक्शन में जाते हैं, ये ILO सेक्शन है, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। एक और चीज़ गौर करेंगे, ILO सेक्शन को जिन लोगों ने पहले जेनेसिस 360 प्रोडक्ट को देखा है, यहाँ पे प्राइस 65% है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि पहले ये 70% था, मतलब कि आपका जो पार्टिसिपेशन का वैल्यू होता था उस पर 30% ज़्यादा आपको LGNS मिल जाता था। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 35% ज़्यादा मिलेगा। तो एक तो ये डिस्काउंट की घोषणा है, और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक आप लोग गौर करना, यहाँ लिखा हुआ है 15,000 का टारगेट। जैसे 360 में 10,000 टोकन का टारगेट है, यहाँ पे 15,000 डाई का टारगेट है। अब ये 15,000 डाई से, डाई जब सिस्टम में जाएगा ना तो प्राइस अस्थिर होता है, ये आप लोगों को पता होगा ये नियम। तो डाई से पार्टिसिपेशन करवाना चाह रहा है इकोसिस्टम लोगों का, इसीलिए यहाँ पे एडिशनल इम्प्लीमेंट हो गया है GLGNS एयर ड्रॉप, 4% ऑफ ईच जेनेसिस 360 स्टेक, 24 आवर क्लेम लॉक, देन लीनियर रिलीज। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी काम करेगा, लेकिन यहाँ पे 2% नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली 4% मिलेगा आपके पार्टिसिपेशन वैल्यू का। अब एक चीज़ और देखना है बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि इसमें क्या क्यूमुलेटिव हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15,000 का टारगेट है तो कभी 1,000 डाई डाल दिए, कभी 2,000, तो ये संभावना दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ किया है वर्ड कम्युलेटिव परचेज्ड वैल्यू आपका बताएगा टू नेक्स्ट कार्ड। तो यहाँ पे जो बार है, ये बार आप लोग देख रहे हैं जैसे 360 में था उसी तरीके से यहाँ भी जेनेसिस 360 में भी ये बार है। तो इसका मतलब मुझे ये संभावना लग रही है कि कम्युनिटी परचेज भी इसमें इंक्लूड होता जाएगा। ये एक अच्छी घोषणा है, अच्छा रणनीति है सिस्टम का, और इस प्रोडक्ट को चलाने के लिए सिस्टम ने 4% GLGNS देने का इसमें निर्णय लिया है। तो इसको आप लोग भी वेरीफाई कीजिए, अपने टीम के जो बड़े सदस्य हैं उन लोगों से भी बात कीजिए और निष्कर्ष निकालिए वहाँ पे, और उसके बाद तब जब लगता है तो छोटे वैल्यू से पार्टिसिपेट करके देख लीजिए एक बार कि क्या होता है, और उसके बाद आगे बढ़िए अगर जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है। तो ये एक जानकारी थी जो कि आप लोगों को, ये प्रभावी 5 अगस्त 2026 से हो गया है, मतलब मेरे ख्याल से आज से हो गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान देंगे। इससे क्या होगा, यह घोषणा रिवार्ड पॉलिसी में बदलाव से संबंधित है। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि GLGNS का मूल्य बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए जी, GLGNS मिलेगा लेकिन GLGNS का मूल्य बढ़ेगा ये तो कह नहीं सकता है। जेनेसिस 360 अधिक लाभदायक होगा, लेकिन आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया ये लाभदायक है। दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग, अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास की टोकन स्टेक करना ही करना है, और उनको जो रिवार्ड मिल रहा है उसको वो एक्यूमुलेट करते जाते हैं, री इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो वो धीरे धीरे करते हुए 360 वाला जो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है मेरे पास डाई की व्यवस्था है और मैं डाई से पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, तो उनके लिए जेनेसिस 360 का प्रोडक्ट है जो कि सिस्टम चाह रहा है कि आप डाई से पार्टिसिपेट करें। तो दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग यूज केस एक तरीके से है। या भविष्य में किसी निश्चित आर्थिक परिणाम की गारंटी है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। यदि आप इकोसिस्टम में भाग लेने की योजना बना रहे हैं तो नवीनतम आधिकारिक नियम पढ़ें, तो जो चीज़ें हैं उसको वेरीफाई कीजिए अलग अलग सोर्सेज से। जेनेसिस 360 की शर्तों को समझें, यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इन चीज़ों को थॉरोली समझें तथा अपने जोखिम क्षमता के अनुसार ही आप निर्णय लें। तो ये अपडेट थे आज का। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को, और निवेदन करता हूँ कि इस अपडेट को आप अपने टीम में सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारी जानकारी मिलती है लोगों के पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा समय देने का, बट फिर भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, मार्केट देख लेते हैं। हालांकि प्राइस तो आप सभी लोगों को पता है कि प्राइस न्यूनतम स्तर पे है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये है हमारे इसका
अनुबिस ब्लॉकचेन पर प्राइस, आप लोगों को याद होगा जो चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मैंने आज से 4-5 दिन पहले से कहना शुरू कर दिया था कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पॉलीगॉन का प्राइस और अनुबिस का प्राइस नज़दीक आने की संभावना है, जो कि आप लोगों को भी दिख रहा है कि यहाँ पे ये पॉलीगॉन का प्राइस अस्थिर हो गया है 140 के आसपास और ये ड्रॉडाउन दिखा रहा है। बट ठीक है, जो चल रहा है ये इसको तो हम लोग फेस करेंगे ही करेंगे और देख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं पॉलीगॉन पे क्या स्थिति बनी है। तो पॉलीगॉन की स्थिति, पॉलीगॉन का चार्ट यहाँ भी देखा जा सकता है। एक सेकेंड, पॉलीगॉन का चार्ट हम देख सकते हैं डेस्क टूल पे। पॉलीगॉन है ना, हाँ देख लेते हैं अगर ओपन हो जाता है तो। लेट मी ओपन। ये पॉलीगॉन का चार्ट है। तो पॉलीगॉन में कभी कभी सर्ज आता है, देखिए आप इसको देखेंगे, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक सर्ज आया था, लेकिन अब इसको सपोर्ट बना के ये काम कर रहा है। तो प्राइस रुक रहा है पॉलीगॉन पे कहीं ना कहीं, ये मैं समझ पा रहा हूँ, इस लेवल को तोड़ नहीं रहा है। अब आगे तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट मुझे ये लग रहा है कि इसको एक बेस बना रहा है और स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। और आपका जो अनुबिस ब्लॉकचेन पे प्राइस है वो इसके करीब आ गया है। बहुत करीब तो नहीं आया है, बट हाँ लग रहा है कि, क्योंकि हमारे को अनुबिस चेन में ड्रॉ डाउन दिख रहा है। एक बार एक एक्टिविटी देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, पॉलीगॉन चेन पे जैसे 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे थे ना, 24 घंटे में बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन 4-5% का हो जाता था, तो आज ड्रॉ डाउन नहीं है, ये रुका है प्राइस यहाँ पे। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रही है कि बाय वॉल्यूम ना सेल वॉल्यूम के करीब आ गया है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर। तो ये ठीक संकेत है। संकेत क्या है, ये तो ड्रॉ डाउन जितना गिरना था वो तो गिर ही चुका है प्राइस, बट अभी टिका हुआ है, ये इक्वल है, लड़ाई कर रहे हैं बायर और सेलर आपस में मजबूती के साथ। एक बार देख लेते हैं कि छोटे निवेशक क्या कर रहे हैं, उनका सेंटीमेंट। तो अभी बाइंग के दृष्टिकोण से लोग पार्टिसिपेट, हालांकि छोटे निवेशक तो सेल भी ज़बरदस्त किए हैं, इसीलिए तो सेलिंग की वैल्यू ज़्यादा है, हालांकि 24 घंटों में कम दिखा है। एक बार वेल्स की स्थिति भी देखते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 10,000 से ऊपर वाले ट्रांजैक्शन, तो ये 1 पेज है, तो अभी तो मेरे ख्याल से 3 घंटे से तो एक भी सेलिंग नहीं आई है। और अरे ये तो अच्छा है, मतलब 15 घंटे के पहले में 16वें घंटे में एक 10,000 की सेलिंग आई थी और छिटपिट सेलिंग है, बट ज़्यादातर लोग बाई किए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दिन से 24 घंटे से, इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि प्राइस अस्थिर हुआ है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं, अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में तो वैसे भी पहले बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोगों को दिख भी गई ना, 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है ये सारा चीज़, तो कुछ अच्छा मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम अपने आप को मजबूत तो कर रहा है। एक बार GLGNS के प्राइस को देख लेते हैं, इसमें तो ड्रॉ डाउन आया था 2-3 दिन पहले, और एक बार लोड हो जाए तो ये हाँ हो गया। तो इसके चार्ट को देखें तो ये अपना वही वाला है जो हम लोगों ने बेस बनाया था, एक सपोर्ट जोन बनाया था, तो यहाँ से रिटेस्ट किया है। बट आप ये वाला जोन देख रहे हैं, यहाँ से ये रिटेस्ट किया था, लेकिन फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड आ गया था इसका। तो अभी भी लग रहा है इसी तरीके का पैटर्न चल रहा है, बट एक बार मुझे लग रहा है कि टच करना चाहिए नीचे इसको, मतलब लगभग 1 लाख वाले जोन में आना चाहिए। 1,04,000 पे है, मजबूती के साथ ही टिका हुआ है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस तरीके का स्ट्रैटेजी डेवलप करता है, क्योंकि ये लिंक्ड है आपके LGNS की एक्टिविटी से। तो वहाँ पे अगर सपोर्ट मिल जाता है इसकी लिक्विडिटी को, तो प्राइस ऊपर ही चला जाता है। बट बहुत ज़्यादा सेलिंग आती है तभी इसका प्राइस प्रॉफिट बुकिंग के कारण नीचे आता है, अदरवाइज ये है मजबूत। ठीक है, एक बार मार्केट भी देख लेते हैं, मार्केट की क्या स्थिति है। तो मार्केट ना मतलब 2-3 दिनों से थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि आपका फियर एंड ग्रीड जो चार्ट था इंडेक्स, इसमें 34 का स्कोर आ गया था, लेकिन आज थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। और अपना मार्केट कैप भी 2.19 ट्रिलियन आ गया है, जो कि कम हो गया था ना, तो ये अभी मजबूत हुआ है थोड़ा सा मार्केट। और बिटकॉइन का प्राइस लगभग 64,000 के आसपास आ गया था, ये कम हो गया था 2-3 दिन पहले, लेकिन फिर से ये वापस आया है। और एक दिन में 24 घंटे में 86% का 0.86 लगभग 1% का इसमें मजबूती दिख रहा है। और बाकी BNB भी 5% ऊपर है। तो मार्केट में फंड आया है थोड़ा हर जगह पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी हम कोई निर्णय ले लें। मार्केट बुलिश नहीं हुआ है अभी तो पहले इसको फियर जोन से निकलकर न्यूट्रल के बाद फिर उसके बाद बुलिश जोन में आएगा ये। लेकिन पहले से स्थिति 1-2 दिन पहले की जो स्थिति थे उससे मार्केट की स्थिति बेहतर हुई है। तो ये था अपडेट आज के लिए।
उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों से आपको लाभ मिल रहा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल के साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर मिलता हूँ नए अपडेट में आप लोगों के साथ, नए वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।